हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु नीट PYQ। बच्चों, इसमें चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ वेक्टर। वेक्टर इज द नीड फॉर नीट 2023 की तरफ। एक्चुअली वैसे तो वेक्टर से पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट वेक्टर आप नीट की फिजिक्स को सर्व नहीं कर सकते। तो अपना चैप्टर है वेक्टर। उस वेक्टर में अपना पहला पॉइंट जो अपने पढ़ेंगे, वेक्टर में पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे अपना, वो पहला पॉइंट होगा अपना स्केलर स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट जो होगा अपना वो होगा स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा जो पॉइंट होगा अपना वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है अपना वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, नॉट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में जो आपको चाहिए होता है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? इसमें आपका मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगी। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब इसको स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपने। एग्जांपल आपके सामने में, एग्जांपल 1 देखिए आप। मैंने माना कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, ये सभी बच्चों को पता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो एक हमारे भैया चिंटू है। चिंटू मूव जो कर सकता है वो एक्स एक्स पे भी मूव कर सकता है, वाई पे भी और जेड पे भी। किसी ने कह दिया कि चिंटू जो है, चिंटू मूव 2 मीटर। आपसे किसी ने कह दिया चिंटू मूव 2 मीटर। तो जो आपको 2 मीटर कहा है आपका, वो चिंटू का हो गया मैग्नीट्यूड, वो चिंटू का हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहला पॉइंट। बाद में आपसे कह दिया कि चिंटू जो है, चिंटू जो है वो मूव 2 मीटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर बाद में आपसे कह दिया कि चिंटू जो है मूव करते हुए 2 मीटर। फिर आपसे कह दिया कि चिंटू जो है मूव करे 2 मीटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो चिंटू जो चले, चिंटू जो 2 मीटर चले वो हो गया मैग्नीट्यूड। यानी 2 मीटर जो चला तो चिंटू का हो गया मैग्नीट्यूड। और चिंटू किस डायरेक्शन में चले? एक्स एक्सिस, वो है इसकी डायरेक्शन। तो अब चिंटू को एक्सपीरियंस हो गया कि वो मूव हो रहा है एक यूनिक डायरेक्शन में, उसकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। अगर चिंटू ऊपर गए होते तो चिंटू मूव 2 मीटर टूवर्ड्स वाई एक्सिस। चिंटू जेड में आ गए होते तो चिंटू मूव 2 मीटर टूवर्ड्स जेड एक्सिस। तो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया और आपको ये भी बता दिया कि कितना चला। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई? चिंटू मूव 2 मीटर, यानी चिंटू 2 मीटर चले। आपको इसमें कहीं नहीं बताया कि चिंटू कौन से एक्सिस पे गए, यानी चिंटू की डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर गया। तो वो आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, बाद वाला हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जो फिर से देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी में अपनों ने स्केलर क्वांटिटी और एक था वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में पहली बात पढ़ी थी ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें अपना पढ़ा था बोथ मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। दूसरा जो आपका होगा नॉट ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल इसके मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टाइम हो सकता है। तो जैसे मास है, तो मास मेरा है 60 kg का मास है, तो 60 kg का रहेगा ना। आप ये पूछोगे लेफ्ट हैंड का मास कितना है, राइट हैंड का मास कितना है, सर का मास कितना है, ओवरऑल बॉडी का मास कितना है, 60 kg है। तो उसका पूरा वेटेज हो गया, मास कितना है 60 kg। जबकि और भी चीजें हो सकती हैं वेक्टर में। आपका पहला फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपके एग्जाम्पल में ETC। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है उस पर मारो इंपॉर्टेंट, ये बात समझो कि वेक्टर लॉ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे होता है यहाँ पर, और यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे नहीं होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे कहाँ नहीं होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे कहाँ होगा। एडिशन ओवे देखो, एग्जाम्पल देखो, एक बॉडी है, इस बॉडी का मास 5 kg है, इस बॉडी पे फोर्स मैंने लगाया, इधर की तरफ फोर्स जो लगाया वो लगाया मान लो 5 न्यूटन, और इधर की तरफ लगाया फोर्स 5 न्यूटन। बॉडी पे इसकी तरफ लगाया 5 न्यूटन, इसकी तरफ लगाया 5 न्यूटन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इस पे नेट फोर्स, इस बॉडी पे जो F नेट आएगा, x में जा रहा है 5, y में जा रहा है नेगेटिव, x में जा रहा है -5, तो नेट फोर्स 0 हो गया, यानी बॉडी मूव नहीं करेगी। इधर देखते हैं एग्जांपल, मान लो एक यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इधर कैंसिल आउट होना चाहिए था 3 एम्पियर। मगर होता क्या है यहाँ पे 6 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, तो मिलके कितना आ गया 6 एम्पियर, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करा। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो 3 एम्पियर और ये वाला 3 एम्पियर क्या हो जाता, कैंसिल आउट, यानी 0 एम्पियर हो जाता। जबकि ऐसा नहीं होता है, टोटल ऐड हो जाता है वो, यानी 6 एम्पियर, यानी नॉर्मल एडिशन हो जाता है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है। तो अपने को वेक्टर एडिशन, नॉर्मल एडिशन ये आगे अपने पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मेन जो पॉइंट थे वो थे ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे नॉट ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओवे करता है। थर्ड पॉइंट एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, टाइम, ETC। यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से अपना ये कवर हुआ। इसके बाद अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो वेक्टर को एक एरो की तरह, वेक्टर का एरो, एरो याद रखिए, एरो, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है इसका, इसे कहते हैं हेड, इस पॉइंट को कहते हैं इसको टेल। एक हेड होता है, एक टेल होता है वेक्टर में। ठीक है, अब वेक्टर को निकालते कैसे हैं। जैसे आपको कोई वेक्टर दे दिया, आपको डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से वेक्टर्स को निकालते कैसे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लो आपका एक x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो ये आपका एक वेक्टर ये रहा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, इस पे नीचे परपेंडिकुलर वाला एक नीचे इधर परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया x2। तो x में कितना गया आप, ये वाला, ये हो गया आपका y1
ये आपका हो गया y2। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है एक्चुअली में ए और बी। आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपका ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर कभी भी किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इसका वेक्टर निकालने का तरीका होता है कि आप x में कितना गए, यानी ए बी जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए बी जो होगा उसको निकालने का तरीका क्या है, यानी ए बी जो वेक्टर होगा x में कितना गए, x में इतना गए, यानी x2 में से x1 माइनस कर दो, यानी x2 माइनस का x1। किस एक्सेस में गए, x एक्सेस में। x एक्सेस में लिखते हैं i कैप, y में लिखते हैं j कैप, प्लस y में कितना गए, y में कितना गए, x में तो इतना गए, x2 माइनस कर दो, y में कितना गए, y2 माइनस y1, यानी y में कितना गया आप, y2 माइनस का y1 और j कैप। ठीक है, तो आपका जो ए बी वेक्टर जो आ गया वो आपका आ गया, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अगर इन 3D में होते कोऑर्डिनेट 3 दे दिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो वहां पे आपको करना कि कोई वेक्टर मान लो आप कि ए बी वेक्टर, वहां पे क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, प्लस का y2 माइनस का y1 j कैप, प्लस का z2 माइनस का z1 k कैप। 2D में 3D में वेक्टर का फॉर्मेशन, यानी डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उसका वेक्टर फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखते हैं अपने लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल पर आपको एक वेक्टर दे दिया गया, इस वेक्टर का x i कैप प्लस का y j कैप प्लस z k कैप, ये आपका r वेक्टर है, आपको दे दिया गया r वेक्टर x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। तो इसकी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं अपने, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ r वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट x का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट x है तो x स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट y है तो यानी y स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट z है तो यानी z का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड इस टाइप से निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। एग्जांपल से आप समझें, आपको एक एग्जांपल दे दिया गया कि r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, फाइंड मॉड ऑफ r। आपको r की वैल्यू निकालना, आपको इस r की वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूला क्या आपको बताया, मॉड ऑफ r इक्वल टू अंडर रूट i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट 3 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का k का कोएफिशिएंट 4 यानी 4 का स्क्वायर, यानी आपका जो आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 29 मॉड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 समझे आप। मान लो आपको r वेक्टर दे दिया गया, i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया आप वेक्टर का। आपने देखा इसमें सारे ही टर्म पॉजिटिव थे, इसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, लास्ट के 2 टर्म निगेटिव है, तो निगेटिव को कैसे निकालें, r ऑफ वेक्टर अंडर रूट i के बराबर में कितना है, नहीं है कुछ तो 1 मान लो यानी 1 का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला j के बराबर में क्या है -2, तो आप -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे यानी प्लस फॉर्मूला वाला चलता रहेगा। अब हम k के कोएफिशिएंट क्या है 3, माइनस का 3 मतलब प्लस लगाओ फिर -3 का स्क्वायर, तो आपका ये जो आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 14। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है किसी वेक्टर का। i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट स्क्वायर। r पॉजिटिव होंगे तो आपको इस टाइप से करना है, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो फॉर्मूले में बीच में प्लस चलना है, जो आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी ब्रैकेट का स्क्वायर में करना है उसको। ठीक है, अब अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है इक्वल वेक्टर। एक्चुअली इक्वल वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। आपका एक वेक्टर रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, तो आप इस वेक्टर में देख रहे हैं डायरेक्शन भी एक ही तरफ है,
इसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, और उनकी लंबाई भी एक सी है, तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब लिख दो आप कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, और एंड सेम डायरेक्शन होगी। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन यानी इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा अपोजिट वेक्टर। इसमें क्या करना है आपको? एक वेक्टर ए होगा, एक वेक्टर बी होगा, ठीक है, एक वेक्टर ए होगा, एक वेक्टर बी होगा। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनकी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट, यानी जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, और एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ तो दूसरा वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी अपोजिट वेक्टर। तीसरा जो वेक्टर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका है पोजीशन वेक्टर। नाम है पोजीशन वेक्टर। ये आपको कितना बताता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब समझिए आप, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक पॉइंट है इधर पी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये आपका ओरिजिन है 0,0। तो पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा कि आपका कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे पहुंच गया? पी पॉइंट तक। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? इस पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर होता है, यानी पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि इट टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूरी पे है वो, तो उसको बताएगा पोजीशन वेक्टर। रेफरेंस पॉइंट भी बोल देते हैं इसको। आप यहाँ पे सिंपल वर्ड में याद रखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर जो है आपका, ओपी यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओपी को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुंच गया, तो आप इस पॉइंट को मानो x1, इस पॉइंट को मानो y1, इस पॉइंट को मानो आप x2, इसको मानो y2। तो आपको एक वेक्टर निकालने का तरीका बताया था, दो पॉइंट होते हैं तो x2 माइनस का x1 आई कैप प्लस y2 माइनस का y1 जे कैप। x में गया तो आई कैप, y में गया तो जे कैप, यानी आपका पार्टिकल x में कितना गया? ये आपका पार्टिकल जो यहाँ पे आपको पहुंचा है वो x में पहले इतना गया, फिर ऊपर गया y में, तो y में आपका इतना गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। x2 की जगह x है -0 आई कैप प्लस y -0 जे कैप। x1 0 है, y1 0 है, x2 x है, y2 y है। तो यहाँ पे OP जो वेक्टर आ गया वो आपका वेक्टर आ गया x आई कैप प्लस का y जे कैप। तो OP वेक्टर ये आ गया, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आपको बताया था मैंने, इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो OP का वेक्टर मॉड लगा देते हैं। तरीका, आई के बराबर वाले का स्क्वायर जे के बराबर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अपने कि पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पे है। ये थीटा एंगल। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर नाम क्या है? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर में क्या चाहिए? y पता है, x पता है, tan थीटा लगा दो। इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो, नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दिया, इसको क्यू दे दो। तो आप कह दो इन ट्रायंगल OPQ, इसमें tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? y, बेस कितना है? x। तो आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो पोजीशन वेक्टर क्या इंपॉर्टेंट है? पोजीशन वेक्टर में तीन क्वांटिटी आपको निकालना है। पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, तीसरा उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो बना रहा है, उसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। अब अगला टाइप अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
आप वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में इसको देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में पहला चैप्टर है, उसमें देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, इसको आप समझते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहाँ पे चला r1 वेक्टर, इस पॉइंट में पहुंच गया p पॉइंट। ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये आ गया q, ये आपका हो गया r2 वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यहाँ पे पहुंचा पहले, बाद में यहाँ पे पहुंचा। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आने जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये क्यू क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो आपका पार्टिकल कुछ इस तरीके से आ रहा है P से Q की तरफ, यानी P से Q की तरफ। तो आपको वेक्टर में क्या रखना है, आपको वेक्टर का तरीका ये है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो एरो आप देखिए, एरो हेड टेल से जुड़ना चाहिए। यहाँ से यहाँ पे चलने से, यहाँ पे चलने से आप देखो, यहाँ से हम चलना है तो हेड टेल से जुड़ा हुआ है, यहाँ से चलना है हम तो टेल टेल से जुड़ा हुआ है। तो हमें कहाँ चलना है, जहाँ पे हेड टेल से जुड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो होता है, आपका पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, ये आपका इट इज द शॉर्टेस्ट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का वेक्टर है। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में याद रखना है कि हमें हेड से टेल टच है, वहां से चलना है, वहां से चलना है। हेड टेल से टच कहाँ है, P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो हमें P की तरफ चलना है, ना कि Q की तरफ। तो P की तरफ चलना है, और ये है आपका वेक्टर, कोई मान लो आपका वेक्टर ये है R वेक्टर। ठीक है, तो आपको P से Q की तरफ चलना है। तो पहले आप चले R1 वेक्टर, सही है, फिर R वेक्टर, सही है, फिर यहाँ से देखो टेल से टेल लग रहा है, वो इक्वल में रख देते हैं। यानी आप पहले चले, इसका पॉइंट दे दो O, पहले आप चले O से P की तरफ, प्लस फिर P से Q की तरफ, O से P की तरफ, क्यों हेड टेल से है, हेड टेल से, तो O से P की तरफ, फिर हेड टेल से है। ठीक है, तो R प्लस का O से P और P से Q। अब जहां से हेड हेड टच होते हैं वो इक्वल टू में, यानी कि Q से, यानी O Q वेक्टर। ठीक है, OP की वैल्यू R1 वेक्टर, PQ की R वेक्टर, QR R2 वेक्टर। R वेक्टर कितना हुआ, R2 माइनस का R1 वेक्टर। तो आपको इस तरीके से निकालना है, इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है आपको कि आप यहां से चले यहाँ पे आए। तो R वेक्टर जो हुआ आपका, वो आपका हुआ एक्चुअली में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। तो आपका R वेक्टर जो हुआ वो फाइनल कहाँ पे आ गया, R2 पे। तो यानी R2 वेक्टर माइनस कहाँ से चले, 1 से, यानी R1 वेक्टर। यही आपका क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है। अभी आप चले P से Q, अब मैं देख रहा हूँ Q से P की तरफ, यानी अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे चले, यानी अब Q से P की तरफ, अभी पार्टिकल P से Q की तरफ, अब पार्टिकल Q से P की तरफ। तो पार्टिकल Q से P की तरफ जाएगा, तो कहाँ से R वेक्टर निकालना है मुझे, R डैश वेक्टर कह दो, R डैश वेक्टर कह दो उसको, इसको आप R डैश वेक्टर कह सकते हैं। तो ये R डैश वेक्टर चला, ये जो R डैश वेक्टर चला, कहाँ से चला, फाइनल कहाँ है, यहाँ पे पहुंचा, यानी R1 पे पहुंचा, माइनस कहाँ से चला, R2 से चला, तो R2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से निकाला जाता है, R2 माइनस R1 भी हो सकता है, R1 माइनस R2 भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दो टाइप से आपके निकाले जाते हैं, P से Q की तरफ चला, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल P से Q की तरफ फाइनल कौन सा हुआ, R2, इनिशियल कौन सा हुआ, R1। Q से P की तरफ फाइनल कौन सा हो गया, R1, इनिशियल कौन सा हो गया, R2। यानी इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी R2 की जगह R1, R1 की जगह R2, आपको ये देखना है। ठीक है,
अब अगला टाइप अपना यूनिट वेक्टर, ये भी आपका यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है whose magnitude is 1 in the direction of given vector। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको एक कोई वेक्टर गिवन है, आपका कोई वेक्टर ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं गिवन वेक्टर डिवाइड में उसका मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, गिवन वेक्टर डिवाइड में उसका मॉड ऑफ ए वेक्टर। कहीं कहीं आपको इसको मॉड ए को ए लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका सिंबल, इसको बोलते हैं ए कैप। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए का कैप। ठीक है, ए कैप। और ये आपका जो होता है वो होता है गिवन वेक्टर। ये आपका क्या होता है, गिवन वेक्टर। ठीक है, तो इसको इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वेक्टर को किस तरीके से निकालते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि एक ए वेक्टर जो है वो आपका आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप है। तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी यूनिट वेक्टर आ जाए पहले उसका मॉड निकाल लो, यानी कि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए। तो मॉड कैसे निकालते हैं, आई के बराबर वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के बराबर वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के बराबर वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यानी आपका जो ये आ गया 1 + 4 + 9, यानी कि आपका आ गया √14 मॉड ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर जो लिखते हैं इसमें, वो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका जो होता है वो आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो लिखते हैं वो ए कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो आपका गिवन वेक्टर कौन सा है, ये डिजिट उतार दो, यानी आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है, √14। फिर इसको आई के नीचे ले जाओ, जे के नीचे और के नीचे, तो ए कैप जो वेक्टर हो गया अपना वो हो गया आई कैप √14 प्लस का 2 जे कैप √14 प्लस का 3/√14 के कैप। तो ये अपना हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो कभी भी याद रखना यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आए तो आपको क्या करना है, जो गिवन वेक्टर होगा, जो गिवन वेक्टर होगा वो एट इज इट ऐसे लिख दो, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अपना 6th टाइप है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होते हैं, दोज वेक्टर विच लाई इन सेम लाइन। ठीक है, तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर ये रहा, इसी की लाइन पे दूसरा वाला वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये आपस में क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, 7th पोजीशन आती है जो उसकी कोलिनियर के बाद जो आता है को प्लेनर वेक्टर। क्या नाम है, को प्लेनर वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, को प्लेनर यानी एक ही प्लेन में। एग्जाम्पल आप समझे, जैसे इस टाइप से आपको कुछ दे दिया, एक वेक्टर ए पड़ा है, दूसरा वेक्टर बी पड़ा है। ठीक है, तो ये आपके एक प्लेन में पड़े हुए हैं, तो यानी इस प्लेन में, यानी तो यानी क्या होगा कि दोज वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन, तो ऐसे को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। 8 आता है को इनिशियल वेक्टर। क्या नाम है, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं एक ही पॉइंट से, यानी एक पॉइंट ये फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से एक वेक्टर ये निकल लिया, एक वेक्टर ये निकल लिया, एक वेक्टर ये निकल लिया। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर को इनिशियल कहलाते हैं, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट
यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाले को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 9 को टर्मिनल वेक्टर। ये आपके टर्मिनेट एट सेम पॉइंट पे टर्मिनेट होते हैं। सेम पॉइंट पे टर्मिनेट, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर यहां से आ गया बी, तीसरा वेक्टर यहां से आ गया सी, चौथा वेक्टर यहां से आ गया डी। तो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है तो इसको टर्मिनेट वेक्टर बोलते हैं। एक बार से और देख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन पे वेक्टर होते हैं जो वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे वेक्टर होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं। को इनिशियल वेक्टर, जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। को टर्मिनल वेक्टर, अगर टर्मिनल वेक्टर कहीं आ जाए तो यानी एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट करने वाले वेक्टर को टर्मिनल वेक्टर कहलाते हैं।